हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना मैथ में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये टॉपिक बहुत से जो प्रकाशन हैं उनमें ना हो, लेकिन अगर आप पिछले साल के पेपरों को देखोगे तो इस टॉपिक से अभी तक 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। टॉपिक का नाम है आपके युगपत समीकरण, और यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर आ गया तो क्वेश्चन आपको पूरे 2 नंबर देगा। तो हमें 2 नंबर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ से पहले आज की क्लास में हम सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, देन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लैंग्वेज के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपको पूरा अंत तक वीडियो को देखना है। वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के संग। गारंटी देता हूँ कि जिनका भी बैक लगा हुआ है 4th सेमेस्टर मैथ में, उनको अगर हमारी सारी क्लासें देख लेंगे तो श्योर है कि इस बार वो अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम 2 चरों के समीकरणों की बात करेंगे। 2 चर कोई भी हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए जरा हम उसको सीखते हैं। देखो बेसिकली आपको पता है कि समीकरण अभी तक कैसे हमने पढ़े हैं। तो समीकरण पढ़े मैंने ए प्लस में 3 बराबर में यहाँ पर मैंने कहा 2। अब ऐसे वाले समीकरण हमने पढ़े हैं, तो इन प्रकार के समीकरणों को बोलते थे हम एक चर में समीकरण। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ए एक है, चर राशि एक ही है, तो ये एक चर में समीकरण होते थे। समीकरण होते होने का मतलब कि एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक आपका राइट हैंड साइड होता है, और यहाँ पर चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हुआ होता, यही हमारा समीकरण होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यही चीज अगर मान लिया ऐसे लिखा है कि a + 3 बराबर में y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 चर में समीकरण। इन तरह के समीकरणों को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है 2 चर में समीकरण। इस बात को आपको याद रखना है। तो भूमिका क्या है चैप्टर की, वो चीज़ आप समझ गए हो। अब एक बात समझो, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है, वो बात ये है, अगर मैंने कोई बात यहाँ पर लिख दी, मैंने सपोज दैट कहा यहाँ पर 3a प्लस में 5b बराबर में 0, तो ये भैया आपका क्या है, एक समीकरण है। कैसा, 2 चर में समीकरण, मतलब युगपत समीकरण। तो यहाँ से मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ। पहली बात मैं आपसे पूछता हूं कि हमें ए का गुणांक बताओ कितना है। इस बात को समझना बहुत गहराई से, क्योंकि ये समझोगे तभी आगे क्वेश्चन लगाओगे। ए का गुणांक कितना है और बी का गुणांक कितना है, फटाफट से आपको बताना है। तो आप देखो, सबसे पहले ए का गुणांक की बात करें तो ए के सामने जो भी नंबर लिखा होगा वो ए का गुणांक होगा। यानी यहाँ से ए का गुणांक पता करें तो कितना है सर, 3 है। अगर b के गुणांक की पता करूं तो b के आगे 5 लिखा, यानी b का गुणांक कितना है, 5 हो जाएगा। दूसरा मैंने समीकरण यहाँ पर लिख दिया, मैंने कहा 2a प्लस में मैंने कहा 4b और बराबर मैंने कहा 0। अब यहाँ से मैं फिर से आपसे गुणांक पूछूं कि a का गुणांक कितना है और b का गुणांक कितना है, तो आप तुरंत बताओगे कि a का गुणांक है 2 और b का गुणांक कितना है, 4 है। अरे यही ना बताओगे। अब आप इस बात को समझो, क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में दिया गया होगा, यानी 2 आपको समीकरण दिए गए होंगे और उन समीकरणों से आपसे ए का मान निकलवाएगा, आपसे बी का मान निकलवाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि अगर समीकरण में जो क्वेश्चन हमें दिया है, यानी कि जो समीकरण हमें दिए हैं, उन समीकरण में किसी एक चर राशि के, यानी जो एक चर होगा उस एक चर राशि के क्या करेंगे, हम गुणांक बराबर कर लेंगे। अगर नहीं दिया है तो, और लगभग सारे क्वेश्चनों में आपको गुणांक बराबर
नहीं देगा। अगर गुणांक बराबर नहीं दिया है तो जो चर राशि होगी किसी एक चर राशि के गुणांक बराबर करने हैं, दोनों के नहीं। अगर एक चर राशि के हम क्या बराबर कर लेंगे, गुणांक बराबर कर लेंगे। गुणांक बराबर करने के बाद जो दूसरा हमारा स्टेप होगा वो दूसरा स्टेप ये होगा कि समीकरण को हम जोड़ सकते हैं। भाई समीकरण को या तो हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, इसके सिवा और हम कुछ नहीं करेंगे। समीकरण को या फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। और ये मैं काम क्यों करूँगा, क्योंकि जब जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो वहाँ से आपका एक जो पद है, एक पद वो ख़त्म हो जाएगा, तो एक चर का मान आपका निकल आएगा। जब एक चर का मान निकल आएगा, उस चर के मान को हम समीकरण में रखेंगे तो हमें दूसरे समीकरण का मान पता चल जाएगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात थी जो हो सकता आपको समझ में ना आई हो, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा तो आप बेहद समझ जाओ। बस आप भूमिका एक बार बना लो कि इस चैप्टर की भूमिका क्या है, क्या क्या लॉजिक हमें लगाना है, फिर आप चीज़ें समझ जाओगे। सबसे पहले अगर समीकरण में गुणांक नहीं बराबर हैं तो किसी एक चर राशि के अपन को गुणांक बराबर कर लेने हैं। देन दूसरी बात, समीकरण को हम फिर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। याद रखना, जब भी समीकरण को हम घटाते हैं, जब भी समीकरण को घटाते हैं तो एक समीकरण के जो चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। यानी किसी एक समीकरण के आपके के सारे चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। मान लिया कि हम इस समीकरण में से इस समीकरण को मैं घटा लूँगा तो जो नीचे समीकरण लिखा जाएगा उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये होती है जानकारी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी बनता है। समझ गए हो ना। पहला स्टेप, गुणांक नहीं बराबर तो गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर हो जाने के बाद दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। दोनों काम नहीं करेंगे, कोई एक काम करेंगे और वो काम हमारा डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर ऐसे ही पदों का विलोप हो रहा है, पद खत्म हो जा रहा है एक, तो जोड़ लेंगे। अगर ऐसे पद नहीं खत्म हो रहा है तो हम घटा लेंगे। घटाते समय जो नीचे समीकरण लिखा जाएगा उस एक समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है ना सर, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूँ। गुणांक क्या होता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो ज़रा, अब मैं आपसे बात करूँ, किसी एक चर के मान अगर आपको दूसरे चर के मान में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ज़रा मेरी बात को समझो। हमने क्वेश्चन आपसे इतना नॉर्मल सा पूछा, हमने कहा x + के 3 बराबर के y का मान, मैंने आपको क्वेश्चन समझना, का मान एक y के पदों में लिखो, y के पदों में लिखो। इस y के पदों में आपको लिखना है, ठीक है ना। y के पदों में आप कैसे इसका मान लिखोगे, y के पदों में लिखना है। देखो क्वेश्चन है x + 3y = 4 में x का जो मान है, इस x का मान y के पदों में लिखना है। आपको कैसे लिखोगे तो आप इस बात को समझो। क्वेश्चन हमारा क्या है, x + 3 बराबर y, किसका मान हमें लिखना है, हमें x का मान लिखना है और किसके पदों में सर, y के पदों में। तो मान लिखना किसका है, x का मान लिखना है ना, तो x को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोक लेंगे और इस बाकी बचे पार्ट को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई y हमारा उस तरफ पहले से मौजूद था और ये प्लस के 3 उधर जाएगा तो ये माइनस के 3 हो जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पर कि x का मान कितना आ गया, y - के 3। तो x का मान y के पदों में क्या हो गया, लिख लिया गया है। और ये काम कब आएगा, ये काम आएगा जब हम अभी प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को लगाएंगे। इस बात को आप याद रखना। एक अलग क्वेश्चन में दे रहा हूँ, मैंने कहा 3x + के 9 बराबर के 2y, और क्वेश्चन केवल इतना सा ही है कि x का मान y के पदों में लिखो।
x का मान y के पदों में लिखना है, कैसे लिखोगे भाई? हमें किसका मान लिखना है? x का मान। तो x वाली टर्म को पहले तो रोक लो, बाकी जो बचा उस तरफ पहले भेजो। तो ये 3x हमारा इस तरफ रुक गया ना, ये 2y इधर था और ये प्लस का 9 जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएगा। अरे होगा ना, अभी भी x का गुणांक लगा हुआ है तो ये भैया गुणे में होता है और गुणा उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकल कर आएगा? तो 2y माइनस के 9 और बट्टे कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो ये x का मान निकल गया है किसके पदों में? तो y के पदों में। तो ये बात आप समझ जाना कि अगर मैं किसी एक चर का मान निकालने की कोशिश करूँगा तो हमें इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। अरे समझ आ गई ना इन बातों की जानकारी सारी? बोलो क्लियर है ना? अब देखो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। पहले 2 क्वेश्चन आपके जो बुक के हैं वो मैं आपको करा दूँ कि x का मान y के पदों में आप कैसे लिखोगे। 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट से आपको बताना है, ठीक है ना? उसके बाद हम इन क्वेश्चनों के आगे को पहुँचेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x - 4 बराबर y। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा x - 4 बराबर y। क्वेश्चन वही है कि x का मान y के पदों में लिखो। इस x का मान y के पदों में आपको लिखना है, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसी टाइम लिखे दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 4y बराबर 6। 2x प्लस में 4y बराबर में 6। x का मान y के पदों में लिखना है। पहले का तो बिल्कुल आसान है, बता दिए होंगे आप। क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 4 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लस के 4, तो ये आ जाएगा y प्लस के 4, यानी x का मान y के पदों में लिख दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा चीज़ें क्या होंगी? कठिन लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब आप देखो कि यहाँ पर हमें जो दोनों पद हैं, इन दोनों पद में कॉमन मिल रहा है। और कॉमन क्या मिल रहा है आप खुद से देखो। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो 2 से 2 खत्म भाई, x बचेगा। 4 को 2 से भाग करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2y बचेगा और बराबर कितना बच गया? 6 बच गया। अरे इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब हम इसको देखेंगे तो ये हमने ऐसे लिख लिया x प्लस 2y बराबर ये 6 था और ये 2 हमारा गुणे में उधर जाएगा तो बट्टे कर देगा, बट्टे 2, 2 से काट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। हमें x का मान y के पदों में लिखना है मेरे दोस्त। x का मान y के पदों में लिखना है तो क्या आ जाएगा? x बराबर 3 उधर पहले से मौजूद था, 2y जाएगा तो माइनस के 2y कर देगा और ये क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को थोड़ा से समझना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा? तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी में का है कि x का मान y के पदों में लिखना है। फिर हम आगे थोड़ा सा अलग लेवल के क्वेश्चनों पर पहुँचेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसकी जानकारी जरा लो। ये कह रहा 1/3x 1/3x प्लस में है y और बराबर है 2। यहाँ पर आपको x का मान y के पदों में लिखना है और ये बीच में आपका प्लस है, इसको इनटू मत समझ लेना, ये प्लस है। ज़रा कोशिश करके बताओ कि x का मान y के पदों में कितना आएगा। एक बार आप कोशिश करो कि x का मान y के पदों में कितना आएगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना। डायरेक्ट आपको नहीं करना है कि डायरेक्ट आप y को उधर भेज दो। ऐसे डायरेक्ट आप y को उधर भेज दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बात को समझो, ये जो 1/3x लिखा है इसको अपन ये भी तो कह सकते हैं x/3, क्योंकि x एक कम x बटे 3 और प्लस में है y बराबर के कितना है? 2 है। भाई अगर हम 3 y को उधर ले जाएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले हमें देखो ये प्लस है ना, हर बराबर करना पड़ेगा तो 1 नीचे हम मानेंगे। यहाँ 3 है तो 3 से
नीचे इंटू कराएंगे और 3 से ऊपर इंटू कराएंगे, यानी बेसिकली ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, x/3 इधर से बचेगा, प्लस में 3 और y का गुणा कराएंगे तो 3y और बट्टे 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे बात क्लियर हो गई है। दोनों हर बराबर हैं तो एक हर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x + 3y बट्टे में 3 बराबर के क्या होगा, 2 होगा। अब आपको पता है कि 3 बट्टे से उधर चला जाएगा तो गुने में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा कि x + 3y बराबर के 3 दूनी 6। भाई बट्टे से इधर चला गया, गुणे में तो 3 दूनी 6 हो गया। अब ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस के 3y, ये उधर आप भेज सकते हो। तो x बराबर क्या आएगा, 6 माइनस के 3y, और ये क्वेश्चन का उत्तर है। यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लोगे तो 3 मैंने कॉमन अगर ले लिया तो 2 माइनस के y, ये भी आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो ये आपकी थी कैसी जानकारी कि अगर किसी एक चर का मान हमें निकालना है तो हम इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करेंगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? ज़रा एक बार बता दो कमेंट करके, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब इसके क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बात समझना है हमको बहुत ज़रूरी। देखो जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, और 2 विधियां हमको बुक में दी भी जाती हैं। अब इन 2 विधियों से हम कौन कौन सी विधियां हैं ज़रा उन बातों को सीखते हैं। सबसे पहली विधि जो होती है इसको बोलते हैं सर हम विलोपन विधि। कौन सी विधि सर? विलोपन विधि। सेकंड जो आपका मेथड होता है इसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन और विधि बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से ये जो आपकी विधि होती है विलोपन, ये थोड़ा सा इजी बैठती है, प्रतिस्थापन थोड़ा सा कठिन बैठती है। अब कैसे क्वेश्चन लगाते हैं उस बात को ज़रा हम समझते हैं, ठीक है ना। तो हम सीधे क्वेश्चनों को से सीखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ बेसिक बताने वाला है नहीं। तो आइए ज़रा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर में आपको 4 दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया 3x प्लस में 2y। 3x प्लस में 2y बराबर कितना दिया गया है? ये दिया गया 27, बराबर दिया गया है 27 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इसको किस विधि से हल करना है सर? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब जरा बोर्ड पे देखो सारे लोग, प्रतिस्थापन विधि हम कैसे लगाएंगे। तो अब देखो क्वेश्चन को हम लगाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। भाई अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा पहला समीकरण यानी x माइनस वाई बराबर 4, ये पहला समीकरण है ना, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्वेश्चन में क्या है? 3x प्लस में है आपका 2y बराबर में है 27, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब एक बात आपको सीखनी है, किसी एक समीकरण से आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चाहे तो आप समीकरण 1 ले लो, चाहे तो आप समीकरण 2 ले लो, कोई एक समीकरण ले लो जिससे आप एक चर का मान निकाल सको। अब आपको लगना चाहिए यहाँ पर कि हम किस समीकरण से एक चर का मान निकाल सकते हैं। भाई समीकरण 1 से निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो हम समीकरण 1 लेने पर हम क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या था? x माइनस वाई बराबर के 4। अब यहाँ से हम एक चर का मान निकालेंगे। एक चर का मान कैसे निकलेगा अभी बताया, माइनस का y उधर भेज देंगे तो प्लस में y हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस में y हो गया ना। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको आप डिब्बे में बंद कर लो ताकि इस पर आपकी नज़र बनी रहे।
अब देखो बात को आप समझिए, यहाँ पर आप किस समीकरण को लेकर चले थे, समीकरण 1 से। जिस समीकरण को आप लेकर चलोगे कभी भी उस समीकरण में आपको इसका मान नहीं रखना है। जिस समीकरण को लेकर चले थे उसमें नहीं रखना। समीकरण 1 हमारे पास हम लेकर चले थे, तो ये जो समीकरण 3 आया है, ये जो समीकरण 3 है, यहाँ से हमने x का मान ही तो निकाला है। तो समीकरण 3 का मान किस समीकरण में रखेंगे भाई? 1 में रख नहीं सकते क्योंकि हमने उसको लेकर हल किया है। हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, जरा हम लिख लेते हैं इस तरफ। समीकरण 2 है 3x और प्लस में क्या है आपका 2y बराबर कितना हो गया आपका 27 हो गया। जहाँ पर x है वहाँ कितना रखोगे? 4 प्लस के y। तो अब मान रखो 3 और x के स्थान पर रखोगे 4 प्लस में y, यानी हो गया 4 प्लस में y प्लस में 2y बराबर कितना है? 27 है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और y का मान हमारा निकल जाएगा भाई। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, प्लस के 3y हो जाएगा और प्लस में 2y हो जाएगा, बराबर में आपका 27 हो जाएगा। 12 प्लस से उधर माइनस में 3y 2y जुड़ कर क्या बना देंगे? 5y बराबर 12 उधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 27 माइनस के 12। तो y बराबर बेसिकली कितना आएगा? 27 से 12 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 15। ये 5 हमारा इधर गुणे में था, उधर जाएगा तो बट्टे में कर देगा, यानी ये आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यानी y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। जब y का मान 3 आ गया तो x का मान भी पता कर लें और हमारा उत्तर आ जाएगा। x का मान कैसे पता करेंगे? समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि यहाँ अगर मैं y की डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं किस समीकरण में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 हमारे पास क्या था? x बराबर 4 प्लस के y, 4 प्लस के y। तो x बराबर ये 4 ऐसे था, y बराबर 3 निकाले हैं तो 3, यानी x बराबर 7 आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यानी उत्तर क्या आएगा? x बराबर 7 और y बराबर 3 क्वेश्चन का सही जवाब है। ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चनों में पहुंचते जाएंगे थोड़े थोड़े स्टेप हम कम करेंगे। जो हम हर एक छोटी चीज़ लिख रहे हैं उनको हम थोड़ा सा कम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक ही को देखो, मैथ में एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो उस टाइप के हम सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक ना? क्लियर हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। आओ देखो अब हम पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है इसी तरीके का प्रश्न है पूरा, और आपको इसी विधि से भी हल करना है। तो ज़रा दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे और हम सॉल्व करने की कोशिश को करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है उसको ज़रा देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है x माइनस के y, भाई x माइनस के y बराबर माइनस के 6 दिया है, और फिर दिया है आपको कितना? x प्लस वाई बराबर माइनस के 18। x प्लस वाई बराबर माइनस के 18 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से सर? प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो आप क्या करो, एक बार वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को लगाने की आप कोशिश करो। वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। चलें जी, तब तक हम शुरुआत करते हैं। भाई हमारे पास 2 समीकरण हैं। कौन कौन से समीकरण? तो सर्वप्रथम हमने देखा कि x माइनस वाई बराबर -6, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर माइनस के 18, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। हम किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल सकते हैं। भाई किसी भी से
निकाल लो, इस बार तो दोनों आसान हैं। तो मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, आप भी 1 से चलो या आप 2 से भी चलो तो भी आंसर आएगा। अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -6। जब x का मान निकालेंगे तो माइनस वाई उधर जाएगा प्लस में y, यानी x बराबर -6 और प्लस में y, ये x का मान आया। और इसको हम कौन सा समीकरण का नंबर देंगे, नंबर 3। इसका बहुत प्यारा नंबर हो गया नंबर 3, ठीक है ना। तीसरा हो गया। अब क्या करेंगे, इस तीसरे समीकरण का मान हम किस में रखेंगे, जो हमने नहीं लिया था। हमने 1 को तो लेकर हल किया है, तो इसीलिए हम 1 में नहीं रखेंगे, हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिख लेते हैं सर, लाइन लिखते हैं कि समीकरण 3 का मान किस समीकरण में रखने पर, 2 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर -18, तो मैंने लिख लिया x प्लस वाई बराबर -18। x बराबर रखेंगे -6 प्लस के y, तो x बराबर -6 प्लस वाई, और प्लस वाई ये माइनस क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। -6 उधर जाएगा प्लस कर देगा, और ये y 2y हो जाएगा। तो ये निकल कर आएगा 2y बराबर -18 प्लस में 6, समझे। ये माइनस का 6 इधर गया, प्लस में 6 हो गया, y मिलकर 2y हो गए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। y बराबर कितना आएगा, -18 और प्लस 6, क्या माइनस के 12 आ जाएगा। अरे बताया था जो बड़ा है उसी के सामने वाला चिन्ह लगाएंगे, तो -6 हो गया। y गुणे में था, इधर बट्टे में आ गया, यानी 2 से काटेंगे 6 बार में, y की वैल्यू आ गई -6। अरे आ गई थी इतनी, y की वैल्यू -6, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर समीकरण 3 में मान रखकर प्राप्त करेंगे, तो इनके सामने लाइन लिख देते हैं। किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या था, x बराबर -6 प्लस के क्या था आपका y, तो रखिए भैया x बराबर -6 और प्लस में y बराबर कितना रखेंगे, -6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -6 और प्लस में क्या आ जाएगा, -6, यानी x बराबर आपका उत्तर आएगा -12, यानी -12 x की वैल्यू आ गई, -6 y की वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन के आपका आंसर भी यही है, -6 और -12। क्या बात आपकी समझ में आई है, क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, ज़रा एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दो। देखो यहाँ से ये चैप्टर नहीं है आपके बुक में, ये कोई चैप्टर नहीं है आपके बुक में अलग से कि जैसे सारे चैप्टर हैं ऐसा एक ये भी चैप्टर हो, नहीं। लेकिन पिछले 2 सालों से आपको बुक मिल जाएंगे, सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर के, लेकिन चैप्टर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और अब तो आपको पता भी है, आपको तो पेपर ऊपर पढ़ते ही होगे, ग्रुप में भी किसी ने शेयर किया है कि अब डीएलएड में इंटर लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। तो सोच लो भैया, इसी बार पहला तो तुम्हारा ही बैक पेपर होगा, क्या पता भैया तुम ही से श्री गणेश कर देना पीएनपी वाला। तो आप अपनी तैयारी बेहतर रखो, सारा कुछ पढ़ो, कुछ भी ऐसा मत छोड़ो जो आपके सिलेबस में दिया गया, हमेशा उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ लो, ताकि अगर वो बनाए भी क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन को करने में समर्थ हों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है सर, ये दिया गया 3x प्लस के 2y, 3x प्लस में है आपका 2y बराबर के 0। ओके सर, अगला 2x प्लस के y, 2x प्लस के y बराबर कितना है 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं जो हम किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि दोनों विधियां आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सकें। अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और फटाक से एक बार लगा दो क्वेश्चन को, जल्दी से लगा दो एक बार क्वेश्चन को। आइए देखो शुरुआत करते हैं।
हम देखें तो हमने समीकरण लिख लिया, समीकरण हमने लिखा तो 3x प्लस के 2y बराबर 0। हमने कहा भाई साहब आप समीकरण नंबर 1 हैं, 1 नंबर। दूसरा मैंने देखा तो वो था 2x प्लस में y और बराबर था 1। हमने कहा आप 2 नंबर का धंधा करते हैं, आप दूसरा समीकरण हो गए। किसी भी एक समीकरण से अपन चल लेते हैं। किस समीकरण से आप आसानी से एक चर का मान निकाल सकते हो? किस समीकरण से? तो समीकरण 2 से हम इस बार शायद आसानी से सामान्य मान निकाल लेना। तो देखो हम अभी तक समीकरण 1 से चल रहे थे, लेकिन अब हम समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण 2 हमारे पास था कि 2x प्लस के y बराबर 1। अब हम x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें, डजंट मैटर। अगर मैं y का मान निकालता हूं तो देखो क्या हमारा आएगा y का मान। तो अगर मैं इस बार y का मान निकाल लेता हूं तो 2x हमारा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अरे होगा, तो y बराबर क्या जाएगा 1 माइनस में 2x, और ये समीकरण नंबर 3 बन गया। हमने यहाँ पर x के बदले क्या निकाल दिया, y का मान। आंसर सेम आएगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन x का मान निकालते तो x का मान कितना आता, -1 माइनस के y बाई, हमने y का निकाल लिया। अब हम समीकरण 2 से चले थे, इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 3 का मान किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास था 2 में नहीं, 1 में रखने पर मेरे भाई, 1 में रखने पर। 1 में क्यों रखने पर, क्योंकि 2 से तो हम हल किए हैं तो इसीलिए 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 था 3x प्लस 2y बराबर 0, यानी ये था 3x प्लस में 2y बराबर क्या था 0। अब y बराबर कितना रखेंगे 1 माइनस के 2x, यानी ये होगा 3x प्लस में 2, और y बराबर हमें कितना रखना है, y बराबर रखना 1 माइनस के 2x। तो 1 माइनस के 2x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अरे समझे, हमने डायरेक्ट मान रखा y माइनस के 2x। अब 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस के 2 एक कम 2 हो गया, और फिर ऊपर गुणा कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4x हो गया। लेकिन किसका, माइनस का, ये हो गया माइनस का 4x बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे सर, हमें कुछ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। हम करते क्या हैं, इस प्लस के 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 2, और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। यहाँ बचा माइनस का x, और प्लस के 2 उधर जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। लो जी, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, और जब x का मान 2 आया तो y का मान हम समीकरण 3 में रख के आसानी से बता सकते हैं कितना, माइनस के 3 आ जाएगा। तो लिखते हैं का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 वाले भैया क्या थे, y बराबर 1 माइनस के 2x था, x बराबर 2 रखना है तो y बराबर 1 माइनस के 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 1 माइनस के 4, तो y की वैल्यू माइनस के 3। और उत्तर आपकी आँखों के सामने है कि y की वैल्यू माइनस के 3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या आप बात को समझ गए हैं? क्या आप बात को समझ गए हैं? अगर आप यहाँ से x का भी मान निकालते तो भी उत्तर उतना ही आता, और ये आप करोगे घर पे चेक कर लेना, ठीक है ना? ठीक भाई, कोई परेशानी किसी को? 6 नंबर क्वेश्चन तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आओ सर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम प्रतिस्थापन विधि से सीख रहे थे, लेकिन अब हम देखेंगे विलोपन विधि, क्योंकि हमें दोनों विधियां आनी चाहिए। जब हम लैंग्वेज के प्रश्नों को लगाएंगे तो हम विलोपन विधि का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा आसानी होती है,
ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं ज़रा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2x माइनस के 5y 2x माइनस के 5y माइनस के 16 बराबर के 0। दूसरा है 3x प्लस में 4y 3x प्लस में 4y माइनस के 1 बराबर 0 को विलोपन विधि से सॉल्व करो। किस विधि से, तो विलोपन विधि का प्रयोग करना है, विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे, तो मैंने कई बार इससे पहले भी आपको पढ़ाया है, आज फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा आपको बेसिक से पहले ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, भले ही आपको कितना आती हो, लेकिन अगर आप उसको एक बार बेसिक से सीख लोगे तो आपका जो कंसेप्ट है, जो आपके अंदर क्वेश्चन लगाने की क्षमताएँ हैं, वो और बढ़ती हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि ऐसे क्वेश्चन तो हम लगा लेते हैं, और फिर आप उन क्वेश्चनों में थोड़ा सा शॉर्ट करते जाते हो। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि इन्हीं क्वेश्चनों को आप चुटकियों में करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर सीखो। देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम माइनस के 16 को इस तरफ भेज देते हैं प्लस के 16, माइनस के 1 को इस तरफ पहले भेजते हैं प्लस के 1 कर लेते हैं, ठीक ना जी। तो मैं कहता हूँ कि 2x माइनस के 5y बराबर भाई प्लस जाएगा तो 16 प्लस में समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण 3x प्लस में 4y, तो 3x प्लस में 4y माइनस के 1 उधर जाएगा तो प्लस में 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब विलोपन विधि, किस विधि का प्रयोग करना है सर, विलोपन विधि। और विलोपन विधि में मैंने क्या बताया था, आपको क्या करने पड़ेंगे, गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। तो गुणांक बराबर कैसे करो, आप x का गुणांक देखो, पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 3, पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है माइनस के 5, और दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है 4। तो ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का गुणांक बराबर है, माने हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अब गुणांक बराबर कैसे करते हैं, मुद्दा ये आता है। तो आप अगर x का गुणांक बराबर कर रहे हो, अगर देखो अगर आप x का गुणांक बराबर कर रहे हो तो क्या करोगे, जो x का गुणांक है ना, जो x का गुणांक समीकरण 1 में है, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है 2, इससे पूरे समीकरण में गुणा करा दो दूसरे वाले, जो x का गुणांक है उससे दूसरे समीकरण में गुणा करा दो, और फिर जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 3 उससे पहले समीकरण में गुणा करा दो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप 2 और 3 का एलसीएम लेकर भी बना सकते थे, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। अब आप 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कराओगे तो 3 से तो हमको कराना ही पड़ेगा, 3 को गुणा 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कराओगे तो 2 से हमको तो गुणा कराना ही पड़ेगा। समझ गए। y का भी गुणांक आप बराबर कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, जब भी समीकरण में हम कोई चीज़ गुणा करते भाग करते हैं तो पूरे में होती है, वो एक में नहीं कि 3 से गुणा करेंगे तो केवल 6x होगा, 2 से गुणा करेंगे तो केवल 6x होगा, नहीं, हम पूरे में करना पड़ेगा हमको। हाँ, इस बात को जरूर याद रखना भाई। तो 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस के 5, 3 गुणा 5 तियाँ 15y, और बराबर में 16 तियाँ कितना हो गया 48 हो गया। बात समझ में आ गई। 2 से गुणा कराएंगे 2 तियाँ 6x हो गया, 2 से 4 में गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8y हो गया, और 2 एक कम कितना हो गया सर 2 हो गया। अब देखो आपका देखो x के गुणांक बराबर है ना, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना या फिर घटाना है। तो हम देखो हमें एक पद का बेसिकली विलोप करना रहता है, गायब करना
उसके चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस। घटा रहे हैं इसलिए हमने चिन्ह को बदल दिया, क्योंकि घटाने पर दूसरे समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का 6 माइनस का 6 ये तो खत्म हो जाएगा। माइनस के 15y माइनस के 8y, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। 8 5 13 माइनस के 23y बराबर के 48 में से 2 जाएगा तो 46 बच जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 46 बट्टा कितना आ जाएगा, माइनस के 23। माइनस के 23 से काट देंगे तो y बराबर हमारे सामने माइनस के 2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा सर, माइनस के 2 आ जाएगा। इस y की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। हमें x का मान पता करना है, तो चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, आपको मान पता चल जाएगा किसका, x का। कैसे, तो मान लिया हम इस समीकरण में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं, तो जब हम इस समीकरण में पहले में रख लेते हैं तो पहला समीकरण हमारे पास क्या था, 6x माइनस के 15y बराबर में 48 था। y बराबर हम माइनस के कितने रखेंगे, 2, तो y बराबर -2 यहाँ रख लेते हैं, तो 6x माइनस के कितना हो गया भैया, माइनस के हो गया आपका 15 और इंटू कितना हो गया, y बराबर माइनस के 2 बराबर के 48। माइनस माइनस प्लस, 15 दूना 30, तो 6x प्लस में 30 बराबर में 48। प्लस से इधर आएगा तो माइनस, 6x बराबर 48 माइनस के 30, यानी x बराबर कितना बचेगा, 30 10 40 8 48, 18 और 6 आ जाएगा बट्टे में, तो 6 तियाँ हो जाएगा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई। आप इस समीकरण में भी रखोगे तो भी आपका x का मान 3 ही आएगा। ये मत समझना कि मैंने ये समीकरण ले लिया, लिख देता हूँ इसके सामने समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। ये मैंने लिख दिया, नहीं बाद में सोचो। समीकरण 1 आपका यही तो था, है ना, तो आप 2 में भी रख के चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, बोलो क्या समझ में आ गई ये बात आपके, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है, बोलो क्या आ गई है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही देख लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे और हम कल में इसी क्लास के आगे बिल्कुल यहीं से आगे चीज़ों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना भाई। क्लास अगर आपको अच्छी लगा करे तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करने की कोशिश ज़रूर किया करो, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे दोस्त अभी आपके हैं जिनका बैक भी लगा है। आपको पता अभी बहुत जल्द आपके पेपर होने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके पेपर होंगे, तो जब डेट आ जाएगी तब भाई परेशान हो गए कि हमें अब पढ़ना है, ये है वो है ना, तो शुरुआत से ही पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है x माइनस के y बराबर है 3 और फिर है 1/2x प्लस में 1/2y बराबर में 6 को विलोपन विधि से हल करो। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। हल करके बता दो क्या उत्तर आएगा, हल करके बता दो क्या उत्तर आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। देखो क्या करेंगे सर, यहाँ पर पहला समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x माइनस के y बराबर 3, ये पहला समीकरण बन जाएगा। ये जो दूसरा समीकरण है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, x/2 प्लस में y/2। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ देखो x का 1 से गुणा कराएंगे तो 1x, y का 1 से कराएंगे तो 1y, और बराबर कितना है आपका 6 है। ये समीकरण अभी नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, तो देखो हर एक हर ले लेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, x प्लस के y बराबर में 6, 2 आपका बटे से उधर जाएगा तो गुणे में, यानी x प्लस y बराबर 6 दूनी 12। ये बना लिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण हमारा ये भी सही था, समीकरण ये भी सही है। यहाँ से हल करते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती, और दिक्कत लेना मन
बनाना है। तो हमने इस समीकरण को ऐसे बना लिया भाई, बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर हमारे पास 3 था और हमने निकाल दिया कि x प्लस वाई बराबर 12 है। 12 है, कितना है? 12 है। और यहाँ पर दोनों के गुणांक भी बराबर हैं। x का गुणांक 1 है, y का भी गुणांक 1 है। तो बस सर, और यहाँ पर हमें चिन्ह भी नहीं बदलना है, चिन्ह नहीं बदलना है। क्यों? क्योंकि y और y के चिन्ह ऑलरेडी बदले हुए हैं, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। x और x 2x हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा? 15, यानी x की वैल्यू 15/2 आ जाएगी। 15/2 का मतलब हम इसको 7.5 भी कह सकते हैं, या आप x को ऐसे भी तो कह सकते हो कि x बराबर 2 सत्ती 14 2 पंचे 10, 7.5 भी तो कह सकते हो ना, 7.5 भी तो कह सकते हो ना। y का मान कैसे पता करेंगे? किसी भी एक समीकरण में रख दो। सपोज दैट हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में हम रख लेते हैं। किस समीकरण में? 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे तो भैया x माइनस के y बराबर के 3 था। x बराबर चाहे 15/2 रख लो, 7.5। अगर मैं 7.5 रखता हूँ तो 7.5 माइनस के y बराबर में 3, तो y बराबर माइनस के 4.5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा? माइनस के 4.5 आ जाएगा। y बराबर माइनस के 4.5 या x बराबर 7.5, ये हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन का जवाब। ठीक है ना। तो अब 56 वर्ष, किंतु पिता की 2 गुनी उम्र पुत्र में जोड़ी जाती है तो योग 82 होता है। दोनों की आयु ज्ञात करना है। 2 लोग हैं यहाँ पर, पिता है और पुत्र है। कह रहा अगर पुत्र की 2 गुनी उम्र हम पिता में जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। यदि हम पिता की 2 गुनी उम्र पुत्र में जोड़ दें तो योग कितना हो जाएगा? 82 वर्ष हो जाएगा। दोनों की उम्र पूछे है, चलो जी लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, जिसकी जिसकी उम्र पूछी है हम उसको मान कर चलेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, बिना इक्वेशन के हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। एक तो पिता है, एक पुत्र है, तो हम मान लेते हैं, है ना भाई। हम मानेंगे कि माना जो पिता की उम्र है वो हम 100 वर्ष मान रहे हैं भाई। माना पिता की उम्र को हमने 100 वर्ष रिप्रेजेंट कर लिया कि 100 वर्ष है, और जो पुत्र हैं इनकी उम्र भी हमने मान लिया कि पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब इतना करने के बाद हम सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से चीज़ें लिखते जाएंगे। तो हम अपन एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या बात कही जा रही है उसको जरा समझेंगे। प्रश्न देखो, पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है कि किसकी 2 गुनी उम्र? पुत्र की 2 गुनी उम्र। पुत्र की उम्र आपने कितना माना है? y माना है, तो इनकी 2 गुनी उम्र मतलब 2y। भाई 1y मतलब 1 गुनी, तो 2 गुनी का मतलब 2y। और किसकी उम्र में जोड़ी जाती है? पिता की उम्र में। पिताजी की उम्र कितने माना हमने? x, तो 2y प्लस के कितना हो गया? x, और इनका योग कितना आ गया? तो 55 वर्ष आ गया। ये बन गया समीकरण नंबर 1। समझे? पुत्र की 2 गुनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ा तो 56 आएगा, इसलिए हमने बराबर कर दिया। ठीक है, अगला है दोबारा क्वेश्चन कह रहा पिता की 2 गुनी उम्र। इस बार पिता की 2 गुनी उम्र, पिता की 2 गुनी उम्र है x, तो हमने पिता की 2 गुनी उम्र कह दिया x। ठीक है ना। और किस में जोड़ा? पिता की 2 गुनी उम्र पुत्र में जोड़ा, पुत्र की है y, ये y हो गया। तब इनका सम किया तो कितना आ गया? 82 आ गया। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब ऐसा प्रश्न सॉल्व करना मैंने आपको सैटरडे की क्लास में सिखाया था कि गुणांक बराबर कर लें, या हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, लेकिन हम गुणांक बराबर करेंगे, विलोपन लगाएंगे। यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। तो चाहे x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक। अगर मैं y के गुणांक बराबर करूंगा तो हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल y है, हमको 2y बनाना है, मतलब 2 से गुणा कराएंगे। अब हम 2 से अगर गुणा कराएंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहला समीकरण हमारा क्या एज इट इज आ जाएगा भाई, 2y
प्लस में x बराबर में 56 ऐसे आ गया। और ये वाला गुणा करने के बाद क्या बन जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4x, प्लस में 2 का हम y से कराएंगे तो ये बन जाएगा 2y बराबर के 82 में 2 से कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 164। अब कुछ नहीं करना है, हमें चिन्ह बदल कर केवल पदों का विलोप करना है। y तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, चिन्ह बदल गए ना। ये 2y प्लस में 2y माइनस में ख़त्म, x प्लस में है 4x माइनस में है, मतलब सर माइनस के 3x बच जाएगा। और यहाँ पर अगर 164 माइनस में है, 56 प्लस में घटाओगे तो 14 में से 6 जाएगा, ये 8 बच गया। यहाँ बचा 5, 5 से 5 जाएगा तो 0 बच गया, यहाँ बच गया 1, तो माइनस का कितना आ गया है, 108 आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस से ये माइनस ख़त्म, x बराबर ये 108 हमारे पास था, 3 गुणे से इधर आ गया बट्टे में, यानी कट्टम कुटाई करेंगे तो 3 3 9, 3 छंग 18, यानी x का मान कितना आ गया, 36 वर्ष आ गया x का मान। और x हमने क्या माना था, पिताजी, पिताजी की उम्र पता चल गई। पुत्र की उम्र किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में लिख लो। मैंने समीकरण 1 में रख लिया। समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, 2y प्लस में x, ये है 2y प्लस में x बराबर के 56। हम x बराबर कितना रखेंगे जरा बताओ, x बराबर 36 रखेंगे, तो ये 2y हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस में x के स्थान पर 36 हो गया, बराबर कितना हो गया, 56 हो गया। 36 प्लस पे इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 2y बराबर में 56 माइनस में 36, यानी y बराबर निकालेंगे तो 56 से 36 चला जाएगा, 20 बचेगा, ये 2 गुने से इधर बटे में आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप खुद ही देखो कि y बराबर कितना आएगा, 10 आएगा, यानी x और y दोनों का मान पता चल गया। और यही हमने वेरिएबल माना था। x किसकी उम्र माना था, पिता की उम्र, तो सर पिता की उम्र कितनी आ गई, 36 वर्ष आ गई। y माना था पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। और यही क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर संशय आपके दिमाग में उठ रहा है, भ्रम में आ गए हैं कि सर क्या हमारा उत्तर राइट है, तो चेक कर लो। देखो कह रहा कि यदि पुत्र की 2 गुनी उम्र करोगे तो 20 हो जाएगा, और पिता की उम्र में जोड़ोगे तो 30 20 50 से 56 वर्ष आएगा, करेक्ट है। या ऐसे समझ लो कि पिता की 2 गुनी उम्र 36 दूना 72, 72 में 10 जोड़ोगे 82, तो भी 82 आ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। आंसर आ गया 36 वर्ष और 10 वर्ष, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, अगले प्रश्न पे, और उस प्रश्न को हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको मैं लिखता हूँ। देखिए लैंग्वेज के प्रश्न हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको घबराना नहीं है कि सर मैं जल्दी से पढ़ लूँ उसके बाद हम कोई और काम करेंगे। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लैंग्वेज के प्रश्न हैं, आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लिखते हैं। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, ये दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है। किसका? तीनों कोणों का अनुपात। ये आसान क्वेश्चन हो गया। तीनों कोणों का अनुपात कितना है? 3 4 5, 3:4:5 है। क्वेश्चन कहा कोणों का मान बताओ, तो कोणों का मान बताओ। जितने भी कोण हैं इन कोणों का मान बताना है कि कोणों का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन ना बहुत आसान बन गया है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। अब इस क्वेश्चन को एक बार लगाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा समझो, इधर की बात को समझो। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं, एक त्रिभुज बना दूं, कैसा भी त्रिभुज हो डजन मैटर, अगर मैं इसका नाम देता हूं P और Q हो गया, R हो गया, 3 नाम मैंने दे दिए। अब ये जरा हमें बताओ कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है।
180 अंश होता है, यानी कि एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R, इन तीनों का जब सम करेंगे तो भैया 1 डिग्री 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। भाई तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, लेकिन कहा गया इनका अनुपात। तो मैं कहता हूँ अगर ये 3 यूनिट है, ये आपका 4 यूनिट है, ये आपका 5 यूनिट है, तो ये रेशियो में है, अनुपात में है। और हमने आपसे क्या बताया था कि जब भी चीज़ें अनुपात में दी गई होंगी आप उसमें एक चर लगा लेना, यानी 3 में हम x लगा लेंगे तो 3x, 4 में x लगा लेंगे 4x, 5 में x लगा लेंगे 5x, यानी एंगल P कितना है 3x, एंगल Q कितना है 4x, एंगल R कितना है 5x। तो हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस में 5x प्लस में 4x, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा 180 अंश आएगा। क्यों आएगा तो कारण भी लिख लो, त्रिभुज के क्या हैं अंतः कोण हैं, और आपको मैंने बता रखा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज कैसा भी हो, समकोण हो, त्रिभुज आपका अधिक कोण हो, त्रिभुज न्यून कोण हो, त्रिभुज अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही रहेगा। अब आप इसको हल कर सकते हो, 3x 5x 4x, 4 3 7 7 5 12, यानी कितना आ गया सर, ये आ गया 12x, और 12x की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम x का मान पता कर सकते हैं, भाई ये 180 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 12 गुने से तो इधर बटे में पहुंच जाएगा। अब 12 से जब हम इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 6 18 60, 12 पंचे 60, यानी x का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब अगर x का मान 15 आ गया तो हम सारे एंगल बता सकते हैं, यहाँ रखेंगे P में तो ये हो जाएगा 3 × 15, यानी ये कितना आ जाएगा, एंगल P आ जाएगा 45 डिग्री, एंगल P 45 डिग्री। एंगल R का मान पता करेंगे तो 5 × 15, और ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। एंगल Q का मान पता करेंगे तो 4 × के कितना आ जाएगा 15, तो 15 चौके कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल के मान हमको पता चल गए हैं, तो हम आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और जब इन तीनों का सम करेंगे तो 180 ही आएगा। 75 और 45 कितना हो गया, 75 5 80, 4 120, 120 60 180। कल को क्वेश्चन यह भी यहाँ बना सकते हैं कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का है 75 डिग्री का आप बता दोगे। सबसे छोटा पूछ लेगा तो सबसे छोटा भी आप बता दोगे 45 डिग्री का है। बस यही बात आपको याद रखना है। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज के प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ठीक है ना जी, बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं किसी भी विद्यार्थी को। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस बात को जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है। एक प्लाट आपका कैसा है, रेक्टेंगुलाकार है यानी आयताकार। एक आयताकार जो प्लाट का परिमाप दिया गया है वो दिया गया है 48 मीटर, 48 मीटर है, ठीक है भैया है, और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर, 108 मीटर स्क्वायर है। ठीक है सर, ये भी मैंने लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है प्लाट की लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लाट है, प्लाट की लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। लंबाई और चौड़ाई यानी ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, ट्राई करो एक बार। सारे क्वेश्चन आसान हैं, मैं इसलिए आपको मैं ना
देखिए मैं एक्चुअल रियलिटी आपसे बताना चाह रहा हूँ असल में क्या क्या होता है कि सभी लोग आसान आसान आपको पढ़ा देते हैं और आप पढ़कर चले जाते हो। आपको क्या लगता है कि हमारी तैयारी बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब देखो वही कहते हैं ना कि जिसके ऊपर पड़ती है उसी को पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपको तो जो बता दिया गया कि इससे बाहर नहीं आएगा, मैं कहता हूँ ऐसा किसी को पता है? नहीं पता है ना। आप हमेशा एक कदम ऊपर चलो, जितना सिलेबस है पहले तो उसको ख़त्म कर लो, उसके बाद उससे एक कदम ऊपर चलो। एक कदम के ऊपर आप रहोगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम अपने सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर सीखे हुए हैं। अगर क्वेश्चन बनाएगा तो मैं शायद उसको कर पाऊँ, ये बात। और जब सिलेबस से बनाएगा तो आप कर ही लोगे। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। देखो मैं लगाता हूँ इस क्वेश्चन को ज़रा समझो। अगर मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना दूँ, मैंने कहा ये हमारा कोई प्लाट है, ये हमारा कोई क्या है, प्लाट है आयताकार, जिसकी ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है। अब गुरुजी क्या करें? कुछ मत करो, हमने लंबाई मान लिया क्या है x और चौड़ाई मान लिया y। लंबाई x मीटर हमने मान लिया और चौड़ाई मान लिया हमने y मीटर, है ना। अब देखो सबसे पहले आपको परिमाप दिया गया है, तो ज़रा आप हमें ये बता दीजिए कि आयत का परिमाप क्या होगा। आयत का परिमाप क्या होगा, आप हमें ये बता दो। आप कहोगे सर बहुत आसान सी बात पूछे हो। आयत का परिमाप होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को हमने x प्लस वाई माना है, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई। और ये परिमाप किसके बराबर है? ये परिमाप 48 के बराबर है, तो 48 हमने लिख दिया। क्या मैं x प्लस वाई का मान निकाल सकता हूँ? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 2 गुने में उधर बटे में चला जाएगा, तो ये x प्लस वाई बराबर 48 ये हो गया। 2 गुने से कहाँ आ गया? बट्टे में। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी ये x प्लस के y कितना आ गया? 24 आ गया। और इसको दे देते हैं हम समीकरण 1 नाम, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दोबारा से पढ़ो, क्षेत्रफल दिया गया आपको 108 मीटर स्क्वायर। तो फिर से आप लगाओगे पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्षेत्रफल आपको दिया गया है। और क्षेत्रफल होता क्या है जरा हमें बताओ। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी x इंटू वाई। और ये कितना दिया गया है? 108 दिया गया। ये कितना दिया गया? 108 दिया गया है। अब यहाँ से आप चीज़ें खेल जाओ। क्या करोगे यहाँ पर? आप देखो डायरेक्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करो जिनका गुणनफल 108 हो और जिनका योग 24 हो। या आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो आप एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते हो। वो कौन सा है ज़रा समझो। अगर मैं यहाँ किसी एक चर का मान निकाल लूँ, सपोज दैट मैं यहाँ x का मान निकालता हूँ, तो x बराबर क्या आएगा? 108 और y नीचे बट्टे में चला जाएगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। क्या आप बात समझें? y गुणे से इधर बट्टे में, तो x बराबर 108 बट्टे y हो गया। अब मैं इस चित्र को थोड़ा सा साफ करता हूँ ताकि मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ। अगर मैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दूँ तो क्या लॉजिक निकलेगा? ज़रा आप यहाँ पर देखो। मैं लिखता हूँ कि समीकरण 2 का मान किस समीकरण में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 24, तो हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 24। ये प्लस है ना, इसको इंटू मत समझ लेना। x प्लस वाई बराबर 24, x बराबर रखो 108 बट्टे वाई, तो ये आ जाएगा 108 और बट्टे में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। प्लस में ये y आ गया, बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे सर हम बताओ? कुछ कर सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। y को y बनाने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पर y से नीचे इंटू करोगे, है ना भाई। y से ऊपर इंटू करोगे तभी ना। तो ये आ जाएगा 108 प्लस में ऊपर हो जाएगा y स्क्वायर, और हर बराबर हैं तो उधर y चला जाएगा, यानी 24y आ जाएगा। अब आप इस 24y को इधर ले आओ, इसको सीक्वेंस में लिख लो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 24y
और ये प्लस में कितना हो गया 108, ये 24y माइनस में, इधर से आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और उधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c वाला, ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब हम इसको जोड़ सकते हैं 108, 12 नवैया 108 होता है, क्या 12 और 9 का मल्टीप्लाई कराओगे 24 आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद 36 तियाँ कितना होता है 108 होता है, इससे भी नहीं आएगा। तो 108 के ऐसे दो मल्टीप्लाई कराओ कि 24 के रूप में आए। तो को मैं कराता हूँ, ज़रा समझो 108 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला 108 का फैक्टर कौन सा हो सकता है, तो 108 का पहला फैक्टर 54 दूना 108 नहीं होगा, यही भी नहीं होगा ना, ठीक है। 3 से देखो तो 3 से 36 बार में ये भी नहीं होगा। 4 से देख लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 8 2 10, 1 8 7 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 108 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको जोड़ें तो 24 आए, जल्दी भाई सोचो कुछ बताओ। 108 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, 12 नवैया 108 हो गया, ठीक है सर। 12 से हो गए, 9 से करके देख लेते, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बात तो वही हो गई भाई। 8 से क्या कटेगा, 8 एकम 8, 2 बचा 28, 8 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा 38 हो गया, नहीं कटेगा। 6 से देखते, 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 8 48, 18 छक्का 108 मिल गया। 18 छक्का क्या आएगा 108 आएगा, और 18 6 24 भी होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखो वाई स्क्वायर माइनस के 18y माइनस के 6y और प्लस में 108 बराबर में 0। कॉमन ले लो, इधर कॉमन y मिल रहा तो y माइनस के 18, इधर कॉमन माइनस के 6 मिल रहा तो y प्लस में क्या आ जाए, y माइनस में क्या आ जाएगा भैया 18 आ जाएगा बराबर 0। अब आप देखो y माइनस के 18 दोनों में कॉमन तो ले लेंगे, फिर क्या आ जाएगा y माइनस के 6 आ जाएगा बराबर के 0, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए हो। अब दोनों को रिप्रेजेंट करा लो, y प्लस y माइनस 18, y माइनस के कितना आ जाएगा 18, इसके बराबर भी 0 है, y माइनस 6 के बराबर भी 0 है, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस से प्लस में 18, और यहाँ से y आ जाएगा कितना, यहाँ से y आ जाएगा 6, यानी ये y का मान 18 आ गया, एक y का मान 6 आ गया। कोई एक मान उठा के आप इस समीकरण में रख दो, y का कोई एक मान उठा के इस समीकरण में रख दो, आपका जो x का मान है वो पता चल जाएगा। तो अगर हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर 2 में, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, x बराबर 108 बट्टे में y, यानी 108 तो एज इट इज़ रहेगा। y का कोई समान रख दो, अगर 18 रखोगे तो 6 आ जाएगा, ये 6, ये x का मान कितना आ गया 6 आ गया है। x का मान 6 कब आया, जब y का मान हमने 18 रखा है। अगर y का मान 6 रखोगे तो x का मान 18 आ जाएगा। और आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो उतना ही आएगा, लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना करेंगे तो भी उतना आएगा। तो लंबाई कुछ भी हो सकती है, 18 6 में से कोई भी लंबाई हो सकती है, यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। अगर हम 18 लेंगे तो चौड़ाई 6 आ जाएगी, अगर लंबाई 6 लेंगे तो चौड़ाई 18 आ जाएगी। तो कोई आप आंसर लिख दो, आपने लंबाई चौड़ाई एक्स वाई माना था तो x का मान आ गया आपका 6, यानी लंबाई 6 है और चौड़ाई 18 है। क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लो। यही क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, अगले प्रश्न को। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबको, है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे क्या कह रहा है उसको समझेंगे।
प्रश्न संख्या 4। मैं भाषा वाला एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहा हूँ आपके बुक के, मैं सारे प्रश्न आपके बुक के ये करा रहा हूँ। मैं इजी प्रश्न केवल छोड़ देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहा गया है तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो दिया गया है। रेशियो ऑफ 3 नंबर, तीन संख्याओं का अनुपात क्रमशः कितना कितना है, 8 12 16, 8 12 16 है, 8 12 16 है। इन संख्याओं का योग आपको दिया गया है, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग दिया गया है कितना, तो दिया गया 216 है। तो कहा गया संख्याएं बताओ, तीनों संख्याएं बताना है। और ये क्वेश्चन आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो बेस मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको कराया है। अगर तीन संख्याओं का अनुपात 8 12 16 है तो संख्याएं बताना है। हमने अभी आपसे क्या कहा था भाई, ये हम अगर मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, मैंने कहा ये है सर सेकंड नंबर, मैंने कहा ये है थर्ड नंबर, और इनका अनुपात कितना दिया है, 8 12 और 16। चूँकि ये अनुपात है, ये रेशियो है, और जब अनुपात की बात करेगा तो हम हमेशा इसमें चर लगाएंगे। हमने माना ये 8t है, ये 12t है और ये 16t है, मैंने इनका क्या लगा लिया, एक चर लगा लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि योग सम ऑफ ऑल नंबर 216, यानी इनका अगर मैं प्रश्न के अनुसार चलता हूँ तो इनका योग यानी भैया 8t प्लस में 12t प्लस में 16t बराबर किसके है, 216 के है। यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, 12 8 20 10 30 6 36, ये हो जाएगा 36t बराबर में 216। तो t बराबर कितना आएगा, अरे 36 जाएगा उधर तो बट्टे में हो जाएगा, 216 बट्टे 36, 6 त्रिक 18, 6 4 के 36, 6 बार जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब जब t की वैल्यू पता चल गई है तो तीनों संख्याएं फटाफट बताओ। मान रखो 8 × 6, मान रखो 12 × 6, मान रखो 16 × 6। भाई 8 छंग कितना हो जाएगा, 48। पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 72, तीसरी संख्या 96 हो गया। 6 4 के 36, 6 कम 6 3 9। तो तीनों संख्याएं कितनी आ गई, 48 72 96 क्वेश्चन का सही जवाब है। इनका जब सम करोगे तो 216 आएगा। 8 2 10 16 हासिल 1, 7 4 11, 11 8 20, 20 9 7 कितना हो गया, 16 4 20 1 21, 216 आ रहा, ठीक है ना। चलें जी अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, वो होगा 5 नंबर प्रश्न। कौन सा प्रश्न होगा सर, 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा। चलो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात समझ में आ रही। वीडियो को आप अपने मित्रों के संग शेयर जरूर करो, क्योंकि उन सभी मित्रों संग इन वीडियो को पहुँचाओ जिनको ज़रूरत है, जिनको नीड है कि हाँ हमारा भी बैक लगा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 7। पिता हैं भाई, कौन है, पिता है, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, की आयु का जो अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है। आयु का अनुपात कितना दिया गया, 7:2, 7:2 है, ठीक है। यदि दोनों की आयु का योग 54 है, ये यार बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें कराना ही नहीं था। यदि दोनों का योग 54 है, दोनों का योग कितना है, 54 है, तो कह रहा है दोनों की आयु बताओ, दोनों की आयु बताओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप ना बिना पेन बिना कॉपी के आप कर सकते हो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु लिखो फटाफट, पुत्र और पिता,
जो पहले होगा उसकी उम्र पहले आएगी। पहले पिता हैं तो पिता पहले अनुपात आएगा 7, तो पिता कौन से हो जाएंगे 7, पुत्र बचे 2। चूँकि रेशियो में फिर से बार बार लिख के बता रहा हूँ, ये अनुपात में दिया गया, ये देखो, तो इनका हम चर लगा लेंगे। 7x हो जाएगा 2x, योग दिया गया है मतलब 2x प्लस के 7x और योग कितना है 54 वर्ष। तो 7 2 कितना हो गया 9x बराबर के 54, x बराबर के 9 6 के 54, x बराबर के 6। दोनों की उम्र बता दो, इनकी 6 दूनी 12 हो जाएगा, इनका 6 सत्ते 42 आ जाएगा। यानी पुत्र हैं 12 वर्ष के और पिताजी कितने वर्ष के हैं 42 वर्ष के। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न को समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या कह रहा प्रश्न उसको भी हम जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो आखिरी प्रश्न है। 7वां प्रश्न तो आपके लेवल का ही नहीं है, वो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन 6 नंबर प्रश्न ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ज़रा इसकी लैंग्वेज को समझना। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए। ठीक है सर, 20% अंक प्राप्त किए, किंतु वह 60 अंकों से फेल हो गया। किंतु वह 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 60 अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। फिर आगे कह रहा दूसरा छात्र 38% अंक पाया। दूसरा छात्र 38% अंक पाया, 38% अंक पाया और उसने क्या किया भैया, और उसने न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक लाया। ये बढ़िया लाइन है, यही लाइन इस क्वेश्चन को आसान कर दिया। उसने न्यूनतम अंक से, ये न्यूनतम लिखा है ना, न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक लाया। कितने अंक अधिक लाया सर, 30 अंक अधिक लाया। तो क्या पूछे है क्या इसमें भैया, पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक आपको बताना है कि पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक ज्ञात करना है। लगाओ इस प्रश्न को लगाओ। अगर इसमें चर में लगाना इसलिए थोड़ा सा टफ बन जाएगा। अगर इसको ना ऑप्शनल होता ये तो ये चुटकियों का प्रश्न था। परसेंटेज चैप्टर का सबसे आसान टाइप यही माना जाता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया है, सुपर टेट में भी आया है, कोई सा भी इंडिया का आप कोई सा एग्ज़ाम दे लो, ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पढ़ाया जाएगा, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब कहोगे सर ये हमारे में कैसे आ गया है, तो देखो आप में ये थोड़ा सा कठिन बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको चर मान कर लगाना पड़ेगा, और जो कंपटीशन वाले होते हैं वो डायरेक्ट बताएंगे कि 60 और 30 ये कितना हो जाएगा 90, और 20 और 38 18% की वैल्यू 90, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500 पूरा अंक आ गया। ये ओरल क्वेश्चन होते हैं, तो यही समझ सकते हो आप, है ना। चलो एक बार कोशिश करो आप, इसके मानो एक्स मानकर भैया लगाओ क्या होगा, ठीक है ना। चलें जी, बोलो चले। चलो देखो अब बात को समझो, मैं जो बता रहा हूँ उस बात को समझना है। इसमें जो अंक कम लाया है, मेरी बात को समझना। मान लिया परीक्षा हो रही है, ये आपके मित्र लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो जो विद्यार्थी फेल हो रहा है उसको आपको उतने नंबर दे देने हैं, और जो पास हो गया ज़्यादा नंबर ले आया उससे नंबर ले लेने हैं। क्योंकि भाई सब क्या है, सब लोग दोस्त हो, तो आप चाहोगे नहीं कि आपका दोस्त फेल हो, तो आप क्या करोगे, जिससे पास वाले ने जो अधिक नंबर लाए हैं उससे आप उतने नंबर छीन लोगे, ले लोगे, और जो कम नंबर पाया बेचारा पास होने होते बच गया उसको आप ये नंबर दे दोगे। बस यही लॉजिक है। क्या पूछा गया है, इन पूर्णांक
पूर्णांक। तो हम मानेंगे कि माना हमारा पूर्णांक हम मान लेंगे कितना है, वो x है, पूर्णांक x है। अब पहले छात्र ने पूर्णांक के कितने परसेंट अंक पाए, 20% अंक पाए। तो हम प्रश्न अनुसार लगाते हैं, पूर्णांक x था, x अब मैं पूरी लैंग्वेज ही लिखे दे रहा हूँ तब समझ में आएगा। x का कितने परसेंट पाया, 20% पाया, और यह 60 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। पॉइंट को देखना, 60 अंकों से फेल हो गया। हमने बताया था जो फेल हुआ उसको उतने नंबर दे दो। हमने कहा लो, मैंने तुमसे जितने नंबर फेल हुए थे उतने नंबर दे दिए। फेल का मतलब कम पाया, और पास कब होगा, जब 60 इसको देंगे। दूसरा विद्यार्थी था पूर्णांक का 38% पाया, यानी x का कितने परसेंट उसने पा गया, 38%। और कितने नंबर ले आया ज़्यादा, 30 अंक ज़्यादा ले आया। अब ये 30 अंक ज़्यादा लाए हैं ना, तो हम इनको 30 कम दे देंगे। और ये भी पूर्णांक, ये भी बराबर, ये भी उत्तीर्णांक है और ये भी उत्तीर्णांक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। सॉल्व करके x का मान निकालो। आओ जी सॉल्व करते। का मतलब गुणा होता है, तो x गुणे 20, परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है, प्लस में 60 हो गया, बराबर। x का मतलब गुणा होता है, 38 का मतलब 38, परसेंटेज का मतलब बट्टे कितना हो गया, 100, और माइनस कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं भाई, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो गया ना, x बटे 5 ये आ गया, x बटे 5, और प्लस में कितना आ गया, 60, बराबर। यहाँ काट दो, यहाँ काटोगे तो ये 2 से काटोगे 19 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो 19x बटे 50 हो गया। 19x बटे कितना हो गया, 50 हो गया। और माइनस का कितना हो गया भैया, 30 हो गया माइनस का। अब सर क्या कर सकते हैं बताओ। अब हम कुछ कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, तो ज़रा समझो। 60 को उधर ले आए, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो अगर हम 60 को उधर ले जाएं और 19x बटे 50 को इधर ले आएं, तो देखो x बटे 5 माइनस का 19x बटे कितना आ गया, इधर 50 आ गया, और बराबर उस तरफ हमारा माइनस के 30 बचा, ये प्लस के 60 जाएगा तो माइनस के 60 बन जाएगा। समझ गए हो। हर बराबर करो, ये 50 है ना, 5 को 50 बनाने के लिए 10 से नीचे गुणा कराओगे, 10 से ऊपर गुणा कराओगे, तो 10 पचे 50 और 50 यानी 10x माइनस के 9x बटे 50 है ना। ठीक है जी, यानी एक्चुअल में आएगा क्या, ये आएगा 10x माइनस में 19x और बट्टा में हो गया 50, बराबर इधर कितना बचा, -30 -60, माइनस का कितना आ जाएगा, -30 -60 माइनस का 90, माइनस का कितना आ गया, 90 आ गया। ऊपर बचेगा माइनस के 9x बराबर 50 बट्टे से उधर गुणे में जाएंगे, माइनस का 90 इंटू के 50। अब गुणा मत कराओ, नहीं हम गुणा नहीं कराएंगे, हम इस माइनस के 9 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर माइनस के 90 गुणे 50 और बट्टे ये आ जाएगा माइनस के 9। काट दो, माइनस से माइनस ख़त्म, 9 से काटेंगे 10 बार में, 50 दहम्मा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और ये 500 क्या आया है, ये पूर्णांक आया है जो मैंने माना है। मैंने x को ही तो पूर्णांक माना था और क्वेश्चन में पूछा भी है क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक कितना आ गया, 500 आ गया। पूर्णांक कितना आ गया भाई, 500 आ गया। तो यही क्वेश्चन का सही जवाब है।